हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गोस्तों पर। और आज हम क्लास 8 का 5वां चैप्टर दहन, ज्वाला और ईंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दहन क्या होता है। तो दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ वायु या ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा, तो क्या है ये? रासायनिक ऊर्जा है और वायु की उपस्थिति में या वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा मुक्त करती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। तो दहन की तो ये मतलब हो गया कि कोई भी एक रासायनिक प्रक्रिया है और जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में क्या है, जलकर ऊष्मा का मतलब होता है हीट, और प्रकाश जो लाइट होती है वो हमें देती है। अगला दहनशील पदार्थ क्या होता है? दहनशील पदार्थ उसे कहते हैं वह पदार्थ जिसे ऑक्सीजन या वायु में जलाने पर वह आसानी से आग पकड़ ले तथा ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा मुक्त करता है। दहनशील पदार्थ जिसे हम आसानी से जला सकते हैं, सीधी सीधी भाषा में इसका मतलब ये है। जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है। अभी हमने क्या पढ़ाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन कराते हैं, पर यह बात है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोरीन की अनुपस्थिति में लकड़ी, कागज, कोयला, कोक, हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, एल्कोहल, ईथर जैसी जो पदार्थ हैं वो ज्वलनशील पदार्थ के अंदर आते हैं, क्योंकि ये आसानी से जल सकते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या? जो वायु में आसानी से आग पकड़ ले और प्रकाश ऊर्जा मुक्त करे। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ पदार्थ जल सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया। तो दहन अनुपोषक क्या होता है? दहन अनुपोषक का पहले मैं मतलब बता दूं। दहन अनुपोषक वह है जो खुद तो नहीं जलता मगर जलाने में सहायता करता है। तो पढ़ते हैं, वह अनुपोषक वह पदार्थ जो ज्वलनशील पदार्थ के दहन में सहायता करता है, दहन का सहायक या दहन अनुपोषक कहलाता है। दहन अनुपोषक क्या है? जो दहन जो प्रक्रिया पढ़ी थी हमने, उसमें सहायता कर रहा है उस पदार्थ को जलाने में। ऑक्सीजन या वायु दहन के सहायक हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है और जो वायु है उसका सहायक है, इसीलिए हम इनको दहन अनुपोषक कहते हैं। अभी हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे किस प्रकार दहन अनुपोषक में ऑक्सीजन की बड़ी भूमिका होती है। तो आप वायुमंडल में जानते हैं वायु में उपस्थित 21% ऑक्सीजन होती है और दहन में सहायता करती है, जबकि 78% नाइट्रोजन होती है, जो ना तो खुद जलती है और ना ही दहन में सहायता करती है। इस कारण ज्वलनशील पदार्थ वायु में धीमी दर से जलते हैं तथा शुद्ध ऑक्सीजन में बहुत तेजी दर से जलते हैं। अगर आप किसी ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ अगर किसी पदार्थ को जला रहे हैं जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन है, तो वो पदार्थ बहुत तेजी से जलेगा। और वहीं आप जो वायुमंडल में होती है वायु, उसके साथ जलाओगे तो धीमे जलेगा, क्योंकि वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है जो जलती नहीं है। अगला देखो, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप हम आसान भाषा में समझें तो वो होता है जिस ताप पर कोई पदार्थ या वस्तु जलने लगती है। जैसे वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह आग पकड़ ले, ज्वलन ताप कहलाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस जो होता है उसका ज्वलन ताप होता है 35 डिग्री सेल्सियस, अतः गर्म करने पर जब तक ताप 35 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता इसमें आग नहीं लगती। जब तक ताप अगर 35 डिग्री नहीं हो जाएगा ना, 35 डिग्री सेल्सियस, तब तक इसमें आग नहीं लगेगी। और जैसे ही ताप 35 डिग्री या इससे ज़्यादा हो तो इसको बिना गर्म किए फिर आग पकड़ लेती है। ओके, ज्वलन ताप क्या है? किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर वो आग पकड़ ले, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप निम्न होता है, मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जल जाएं, जिनको हम कम आग दें आसानी से जल जाएं, उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। वायु में इन पदार्थों की वाष्प आसानी से आग पकड़ लेती है तथा भयानक घटनाएं होती हैं। जैसे ज्वलनशील ताप में आप देखो, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो इनको सब कौन ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अगले हम दहन के कुछ उदाहरण देखेंगे। दहन के उदाहरण, जब मैग्नीशियम की ये पट्टी है, पट्टी को ऑक्सीजन के जार में, एक ऑक्सीजन का बर्तन जार लेते हैं और जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के जार में गर्म किया जाता है तो ये जलने लगती है। अगर ऑक्सीजन के सिंपल जार में आप मैग्नीशियम डालते हो तो जलने लगती है और ऊष्मा व सफ़ेद प्रकाश की चमक निकलती है। क्या क्या निकलता है? एक तो ऊष्मा निकलेगी और सफ़ेद प्रकाश की चमक निकलेगी, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गई? मैग्नीशियम के साथ। उसके साथ क्या निकल रहा है? ऊष्मा और प्रकाश। इसी प्रकार दूसरी,
रिएक्शन हम देखते हैं, अभिक्रिया। मीथेन, मीथेन क्या, CH4 को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रही है, और क्या बन रहा है, जल H2O, और उसके साथ क्या निकल रही है, प्रकाश व ऊर्जा मुक्त हो रही है। ऊष्मा ये है और प्रकाश ये। आपको हर अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा और प्रकाश जरूर मिलेगा। अगर कोई वस्तु का दहन होता है किसी पदार्थ का, तो ये दो चीज़ जरूर मिलेंगी, प्रकाश और ऊष्मा। प्रकाश क्या है, लाइट जो होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ऊष्मा क्या है, हीट, गर्मी। जब कोई वस्तु जलती है तो हमें गर्माहट महसूस होती है, उसे कहते हैं ऊष्मा। अगला देखते हैं, यद्यपि वायु अज्वलनशील है, मतलब वायु खुद नहीं जलती है परंतु दहन में सहायक है। यदि एक जलती मोमबत्ती का प्राप्त हो रही वायु से संपर्क तोड़ दिया जाए तो ये बुझ जाती है। अगर हम वायु, ऑक्सीजन जल रही है, अगर खुले में रखते हैं तो उसको ऑक्सीजन मिलती है, अगर उसको हम किसी से ढक देते हैं तो उसको ऑक्सीजन मिलती नहीं है और उससे संपर्क टूट जाता है और ये बुझ जाती है। जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसके चारों ओर कसकर कंबल लपेट दिया जाता है। वो कंबल किस लिए लपेटा जाता है, जिससे उसके शरीर को ऑक्सीजन ना मिले, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आग बुझ जाती है। इससे भी यही इसमें भी यही सिद्धांत काम करता है। मतलब कहीं आग लग रही है तो क्या कर रहे हैं हम, कंबल डालने से उसको ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ना है, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी आग को तो वो जल ही नहीं पाएगी आगे। अगला तीसरा उदाहरण है, जब किसी जलते हुए पदार्थ पर रेत डाली जाती है तब यह बुझ जाता है। जब कोई पदार्थ जल रहा है तो हम अगर उस पर रेत डाल देते हैं, रेत मिट्टी, तो क्या ये बुझ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु की पूर्ति जो दहन में सहायक है, अगर वायु मिल रही है आग को तो उसका संपर्क टूट जाता है रेत डालने से। अगर आग खुले में जल रही है तो उसको वायु मिलती रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम उस पर रेत डाल देंगे तो उसको कहाँ से ही फिर ऑक्सीजन मिलेगी, तो क्या होता है, जो आग जलनी है वो बंद हो जाती है। चलिए ये वाला हम प्रैक्टिकल देखते हैं छोटा सा। इसमें क्या है, हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। ये प्रैक्टिकल इसलिए किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जलने के लिए क्या है, वायु की आवश्यक होती है। तो हम छोटा हमने छोटा सा इसमें ये बताया कि जलने के लिए वायु आवश्यक है। तो सबसे पहले हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं, उसको एक ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें हमें मोमबत्ती दिखाई दे, या पारदर्शी बर्तन में रखते हैं। उसके बाद उसके ऊपर से एक जार रख देते हैं। आप अपने घर पे कर सकते हैं, आप मोमबत्ती को जला के सिंपल ही, बर्तन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप इस तरह से उसके ऊपर कांच का गिलास रख दोगे तो क्या होगा कि मोमबत्ती जब आप गिलास रखोगे धीरे धीरे बुझने लगेगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि बाहर से उसको वायु मिलनी बंद हो जाएगी जब आप उसके ऊपर गिलास रख दोगे, तो इससे ये पता पड़ता है कि जलने के लिए क्या वायु बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण जो ये सिद्ध करते हैं कि दहन के लिए ज्वलन ताप आवश्यक है। ज्वलन ताप क्या बताया था हमने, जिस ताप पर कोई वस्तु जलने लगे। फास्फोरस के लिए 35 डिग्री सेल्सियस बताया था। तो देखते हैं, जब किसी मोमबत्ती को बुझाने के लिए जोर से हिलाते हैं तो इस हिसाब से हम उसको अगर हवा करने लगें तो ये बुझ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु धारा जलते हुए मोम की वाष्पों का ताप उसके ज्वलन बिंदु से नीचे गिरा देती है। अगर आप हवा हाथ से हिला रहे हैं या फूंक मारते हैं तो मोमबत्ती बुझने का कारण क्या है, उसके जो ज्वलन ताप है वो उससे नीचे चला जाता है, जिस ताप पर मोमबत्ती जलती है। तो इसीलिए क्या ज्वाला बुझ जाती है। अगला, जब जलती लकड़ी पर पानी डाल दिया जाता है तो आग बुझ जाती है। जलती लकड़ी पर हम पानी डालते हैं तो आग क्यों बुझ जाती है, क्योंकि जल अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, परिणाम स्वरूप लकड़ी का ताप उसके ज्वलन बिंदु से नीचे गिर जाता है। तो जल डालने से क्या, उसकी ऊष्मा किसने अवशोषित कर ली, जल ने। और अब जो लकड़ी का है ताप जो है उसके ज्वलन बिंदु से नीचे चला गया, मतलब जिस ताप पर वो जलती है उससे नीचे चला गया पानी डालने से। तो इससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। ओके, आपको ये समझ, सबसे पहले क्या देखा हमने, वायु आवश्यक है, उसके बाद ये भी देखा कि ज्वलन ताप भी आवश्यक है, अगर उस ताप से आप नीचे जा रहे हो तो आग। अगला देखते हैं, दहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। अगर ये परिस्थितियां होनी भी जरूरी हैं, इनके बिना आग नहीं जला सकते, दहन नहीं हो सकता। तो क्या है, ज्वलनशील पदार्थ का ताप इसके ज्वलन बिंदु से ऊपर होना चाहिए। जैसे भी हमने इस उदाहरण में देखा, जलता हुआ पदार्थ बुझ जाएगा यदि इसका ताप ज्वलन बिंदु से नीचे चला जाए, जैसे मोमबत्ती बुझ गई थी इस वाले उदाहरण में। अगला देखते हैं, दूसरा कौन सी परिस्थिति है, ज्वलनशील पदार्थ अवश्य होना चाहिए। जैसे पदार्थ ज्वलनशील होगा ही, अगर आप नहीं लोगे तो क्या आग जलेगी नहीं। जैसे आप पत्थर में आग लगाने लग जाओ, आग थोड़ी लग जाएगी क्योंकि वो ज्वलनशील नहीं है। वहीं आप अगर घास कूड़े या लकड़ी में आग लगाओ वो लग जाएगी क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ है। अगला तीसरा, क्या कौन सी परिस्थिति जरूरी है, दहन में सहायकों की लगातार आपूर्ति होनी चाहिए। जैसे हमने इस वाले उदाहरण में देखा,
इस वाले प्रैक्टिकल में कि दहन में क्या है, सहायक जरूरी है। यहाँ पे सहायक कौन है, ऑक्सीजन, वायु जो है। तो अगर ऑक्सीजन से हम उसको संपर्क तोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बुझ रही है। तो ये बोल रहा है कि सहायकों की लगातार आपूर्ति होती रहनी चाहिए, यानी लगातार उसको सहायक मिलते रहने चाहिए। अगला देखते हैं दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला तीव्र दहन। दहन जो कि बहुत तेज गति व दर से होता है, मतलब बहुत ही गति से होता है, तेज से होता है, तीव्र दहन कहलाता है। इस प्रकार के दहन में ऊष्मा व प्रकाश दोनों मुक्त होते हैं। एलपीजी, एलपीजी में आग लगाओगे तो बहुत तेज होगी। पेट्रोल भी इसी हिसाब से। सूखी घास, माचिस की तीली, मैग्नीशियम की पट्टी का जलना तीव्र तीव्र दहन के उदाहरण है। ये सब क्या है, बहुत तीव्र गति से जलते हैं। इसी प्रकार पटाखों का फटना तथा गोली का चलना विस्फोट के उदाहरण है। पटाखा ज्वलनशील पदार्थ है। पटाखा क्या है, ज्वलनशील। उसमें आप थोड़ी सी आग दिखाते हो, जल जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन होते हैं। जब किसी पटाखे की पतीले में आग लगाई जाती है, यह तो इस मिश्रण में चिंगारी भेजता है और आग लग जाती है। इस अभिक्रिया द्वारा अधिक मात्रा में गैस व ऊष्मा निकलती है। गैस फैल जाती है तथा लपटे हुए कागज कटने से तेज आवाज आती है। तेज आवाज क्यों आ रही, जिसका जो कागज उस पर लपटा हुआ है, जो रस्सियाँ उस पर लपटी हुई हैं, जब वो फटती हैं तो उसके ये कटती हैं तो उससे तेज आवाज़ निकलती है। और जो धुआं निकलता है वो क्या है, उससे जो गैस निकल रही है और उसमें उससे क्या है, वो गैस फैल जाती है और उसके साथ ज्वालन निकलने लगती है, मतलब आग निकलने लगती है। पटाखों में कार्बन, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। तो आपको ध्यान रखना है पटाखों में क्या मिला के बनाया जाता है, कार्बन सल्फर। हम दिवाली पर जलाते हैं उनमें कार्बन सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या था हमारा तीव्र दहन का उदाहरण। अगला क्या, स्वतः दहन। स्वतः दहन समझो एक बार। दूसरा है स्वतः दहन। दहन जो किसी बाह्य ऊष्मा की सहायता के बिना होता है, मतलब उसको किसी बाह्य ऊष्मा की जरूरत नहीं होती, स्वतः दहन कहलाता है। सोडियम तथा सफेद फास्फोरस बिना किसी ऊष्मा के आग पकड़ लेते हैं। अब हमें क्या होता है, लकड़ी को आप कितनी भी गर्मी में रख दें, कितनी भी तेज धूप पड़ रही है, उसमें आग ऐसे नहीं लगेगी नॉर्मली। अगर उसके लिए हमें क्या दिखानी पड़ेगी, तीली। बट यहाँ पे जो है सोडियम और सफ़ेद फास्फोरस क्या बिना किसी ऊष्मा के आग पकड़ लेते हैं। उसमें क्या है, जो हम जलाते हैं, तीली में जलाते हैं, तो वो बिना ऊष्मा के आग पकड़ लेती। वायु द्वारा इन पदार्थों का मंद ऑक्सीकरण होता है तथा ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा पदार्थ में तब तक एकत्रित रहती है जब तक इसका ज्वलन ताप प्राप्त नहीं हो जाता। ये ऊष्मा पदार्थ में कब तक एकत्रित रहती है, जब तक इसका ज्वलन ताप प्राप्त नहीं होता। इस बिंदु पर ये स्वतः जलने लगती हैं तथा सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों रखा जाता है, इसका कारण है कि अगर उसको हम खुले में रख देंगे और उसका ताप जो हो गया वायु में, अगर उसका ज्वलन ताप पर अगर वायु आ गई तो सोडियम जलकर फट जाएगा और विस्फोट हो जाता है। तथा जल में सफ़ेद फास्फोरस को डुबोकर रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस किसमें रखना है, जल में। और सोडियम को मिट्टी के तेल में। सोडियम को पानी में ही रखते हैं क्योंकि वो उससे अभिक्रिया कर लेता है। और सफ़ेद फास्फोरस को जल में डुबो के रखते हैं, जिससे कि क्या है, उसमें स्वतः दहन नहीं हो पाता। स्वतः का मतलब यही है वो खुद जल जाते हैं बिना किसी, तुम बाहर से कोई तीली मत दिखाओ, किसी प्रकार की लाइटर मत जलाओ, किसी प्रकार की आग मत दो, तब भी वो जल जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम संभाल के रखते हैं। सोडियम को ध्यान रखना आपको मिट्टी के तेल में, और सफ़ेद फास्फोरस को पानी में। अगला है मंद दहन। मंद दहन क्या, ऊष्मा के स्थिर उत्पादन के साथ धीमी दर से होने वाला दहन मंद दहन कहलाता है। स्थिर उत्पादन हो रहा, धीमी दर होती है इसमें। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगती है उस पर, वो क्या है, एक मंद दहन का उदाहरण है। और उसके साथ ही तांबे की चमकती सतह का कम हो जाना। अगर तांबा नया लाओगे तो क्या है, वो ज़्यादा चमकता है और कुछ दिन बाद क्या है, वो कम चमकने लगता है। तो ये भी क्या, मंद दहन के उदाहरण। श्वसन भी एक प्रकार का मंद दहन है। जो हम सांस लेते हैं वो भी एक प्रकार का मंद दहन है। भोजन हमारे शरीर की कई कोशिकाओं में ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें क्या है, वो ऑक्सीजन हमारे जो भोजन है उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है तथा जीवन की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा को भी मुक्त करती है। तो जीवन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन के द्वारा। तो शरीर में श्वसन भी मंद दहन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना भी, और तांबे की चमकती सतह का कम हो जाना, ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं मंद दहन के अंदर। अगला देखते हैं अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन क्या होता है, जब कोई पदार्थ वायु में अपर्याप्त मात्रा में जलता है तो केवल अपूर्ण या आंशिक दहन होता है। इस प्रकार के दहन में कम ऊष्मा निकलती है। अगर ये मान लो अब पूरी तरह से पदार्थ नहीं जल पा रहा है तो उसमें अपूर्ण दहन कहलाता है, उसमें ऊष्मा भी कम निकलती है। जैसे उदाहरण के लिए क्या, जैसे उदाहरण कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपूर्ण दहन कराते हैं तो CO बनता है। अगर पूर्ण दहन कराते हैं तो क्या बनता है, CO2।
उपयुक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, अपूर्ण दहन के दौरान उत्पन्न होती है। यह गैस बहुत ज़्यादा जहरीली होती है जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ये बहुत नुकसानदायक गैस होती है। अपूर्ण दहन के दौरान बिना जले अपूर्ण दहन के दौरान बिना जले कार्बन का एक भाग वायुमंडल में कालिक के रूप में जाता है। ये न केवल ईंधन को व्यर्थ करता है बल्कि वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। अगर कोई पदार्थ पूरी तरह से नहीं जल रहा तो क्या होगा, वो वायुमंडल में चला जाएगा और काले काले रूप में, धुओं के रूप में। और वो तो एक तो हमें ये नुकसान हो रहा है कि पूरी तरह से नहीं जल पाया तो हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा ही नहीं। दूसरा ये है कि वायुमंडल को भी प्रदूषित करेगा, वायु को भी दूषित करेगा और बीमारियां होने की शंका है। अधिकांश साधारण ईंधनों में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। अपूर्ण दहन के दौरान कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसीलिए हमें किसी भी पदार्थ को अच्छी तरह से जलाना चाहिए। अब देखते हैं ज्वाला। ज्वाला क्या होती है? ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैस या वाष्प ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन करती हैं। ज्वाला क्या है? वह क्षेत्र जहाँ पे गैस जो है वाष्प, ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन होता है। ज्वाला ईंधन के तीव्र दहन से निकलती है। तीव्र दहन का हमने उदाहरण पढ़ा था, उससे निकलती है ज्वाला। माचिस की तीली पीली ज्वाला के साथ जलती है। रसोई घर के चूल्हे घरेलू एलपीजी द्वारा नीली होती है। वो कैसी होती है? घर में जलती हैं गैस, नीली। केवल वे ठोस व द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित होते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं। जब कोई ईंधन पूर्ण रूप से जलता है तो बिना धुएं वाली ज्वाला होती है। अगर धुआं कब निकलता है? जब वो पूर्ण दहन मतलब पूरी तरह से नहीं जलता है। अगर पूरी तरह से जल जाएगा तो धुआं नहीं निकलेगा। जैसे एलपीजी होती है घर में, सिलेंडर जो होते हैं गैस सिलेंडर, उनमें जब एलपीजी जलती है तो अच्छे से जलती है वो, तो क्या होता है, कोई भी धुआं उस पर नहीं निकलता है। और वहीं अगर तुम वैसे आग जलाओगे कहीं कागज पन्नी में तो वो पूरी तरह से नहीं जलती, तो वहाँ पे धुआं निकलता है। अब धुएं में बिना जलने वाले कार्बन कण, धुएं में क्या होता है, जो जो कार्बन कण नहीं जल पाते हैं ना, जिन्हें हम कालिक कहते हैं, ध्यान रखना आपको नाम कालिक कैसे कहते हैं, जो कार्बन कण नहीं जल पाए वो धुएं में होते हैं। चारकोल में जलने में ज्वाला नहीं बनती। चारकोल के जलने में ज्वाला नहीं बनती, जबकि एक मोमबत्ती व कपूर ज्वाला के साथ जलते हैं। लकड़ी पहले ज्वाला देती है परंतु बाद में चारकोल की भांति जलती है। लकड़ी क्या, पहले तो जलाएंगे तो उसमें आग जलती है, मतलब ये वाली ज्वाला जलती है, और उसके बाद क्या है, वो चारकोल की भांति वो भी धुआं निकालने लगती है। जब माचिस की तीली से आग लगाई जाती है तो माचिस की तीली के सिरे पर रसायनों के जलने से ऊष्मा मुक्त होती है। कास्ट गैस बनने से लकड़ी में आंशिक रूप से अपघटन होता है। इसके बाद कास्ट गैस आग पकड़ लेती है तथा एक ज्वाला उत्पन्न होती है। तो ये बताया कि माचिस की तीली में आग कैसे लगती है। अगला देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र। मोमबत्ती जलती तो उसकी ज्वाला क्या क्या क्षेत्र है? तो पहले हम ये मोमबत्ती देख लेते हैं। यहाँ पे आग जल रही, सबसे नीचे कौन सा क्षेत्र? नीला क्षेत्र। उसके ऊपर गहरा भीतरी क्षेत्र, उसके बाद दीप्त क्षेत्र, उसके बाद अदीप्त क्षेत्र। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मोमबत्ती पैराफिन मोम द्वारा बनी होती है। किसकी बनी होती है मोमबत्ती? पैराफिन मोम, जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये एक जलती है द्रवीय हाइड्रोकार्बन वाष्प में बदल जाते हैं। ये क्या है, जब ये जलते हैं तो एक वाष्पीय हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है पैराफिन, जो आग पकड़ लेती है और ज्वाला उत्पन्न करती है। यदि आप सावधानी पूर्वक एक जलती हुई मोमबत्ती को ज्वाला को देखें तो आप पाएंगे कि एक ज्वाला नहीं, ज्वाला के आधार पर ज्वाला का रंग मोमबत्ती के थोड़ा पास नीला होता है, ऐसे नीला होता है, और मोमबत्ती के चारों ओर का क्षेत्र गहरा सलेटी होता है। उसके चारों ओर का क्षेत्र कैसा होगा? सलेटी। इस गहरे सलेटी क्षेत्र को घेरे हुए एक क्षेत्र होता है जैसे दीप, जो क्षेत्र दीप्त होता है, मतलब जलता हुआ दिखाई देता है। और जो पीले रंग का होता है, जो हम पीले रंग का दिखाई दे रहा है वो कौन सा? दीप्त क्षेत्र। सबसे अंदर कौन सा? नीला, जो पीला होता है। जो दीप क्षेत्र को एक अन्य क्षेत्र घेरे हुए होता है, मुश्किल से दिखाई देता है। अदीप्त क्षेत्र क्या है? पीले वाले क्षेत्र को घेरे हुआ होता है मगर हमको दिखाई नहीं देता, हमको केवल ये वाली दिखाई देती है, ये बीच में जो पीली पीली दिखाई दे रही है, इसे अदीप्त क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे हम उंगली रखेंगे, हमको आग महसूस होगी मगर वो दिखाई नहीं देगी हमें, दिखाई हमें ये वाला हिस्सा देता है केवल, ठीक है। तो इसे अदीप्त क्षेत्र कहते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देता। किसी मोमबत्ती के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन हम करते हैं। एक बार नीला क्षेत्र देखते हैं सबसे पहले। आइए, नीला क्षेत्र ज्वाला के आधार के पास। ज्वाला का आधार क्या है? यहाँ पे सबसे नीचे ज्वाला के आधार के पास ताजी वायु पिघली मोमबत्ती से बनी मोम की वाष्प के साथ तेजी से मिलती है। पिघली मोमबत्ती की मोम जो वाष्प के साथ क्या तेजी से मिल रही है, मतलब वाष्प बनती जा रही है, जलती जा रही है। मोम की वाष्प का एक भाग लगभग पूरी तरह से जल जाता है
तथा वैसी ही नीली ज्वाला निकलती जैसी एलपीजी के चूल्हे से निकलती है। ओके। दूसरा है गहरा भीतरी क्षेत्र, ये वाला। इस क्षेत्र में पिघले हुए मोम से निकली अज्वलित मोम, जो मतलब इसमें ज्वाला नहीं होती, मोम की वाष्प होती है, ये ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। यहाँ बीच में क्या सबसे ठंडा भाग होता है, और ये हल्का सा गहरा रंग वाला होता है, क्योंकि मोम की वाष्प का एक भाग जलने पर कार्बन कणों के बनने से अपघटित हो जाता है। ओके, गहरा भीतरी क्षेत्र हो गया, नीला क्षेत्र हो गया। अब देखते हैं दीप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में मोम की वाष्प का आंशिक दहन होता है, मतलब पूरी तरह से वो नहीं जलती है। साथ ही अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा जो हमें पीली पीली दिखाई होती है, वो अत्यधिक ऊष्मा होती है उसके अंदर, या गर्मी होती है आप कह सकते हो अपनी भाषा में। ये ऊष्मीय ऊर्जा मोम की वाष्प का कार्बन कणों में आंशिक रूप से अपघटित करती है। मोम की वाष्प किसमें अपघटित कर रही है? कार्बन के कणों में। ये कार्बन कण बहुत गर्म हो जाते हैं तथा पीली रोशनी के साथ जलते हैं। यह दीप्त क्षेत्र गहरे भीतरी क्षेत्र की अपेक्षा गर्म होती है। मतलब जिसके अंदर ये क्षेत्र था ना, यहाँ पे इससे ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता कि जितना कि अदीप्त क्षेत्र। सबसे गर्म कौन सा था? जो नीली वाली ज्वाला जहाँ बनती है ना, वो वाला क्षेत्र क्या था? सबसे गर्म क्षेत्र था। और उससे ज़्यादा गर्म कौन सा? दीप्त क्षेत्र। और सबसे ठंडा कौन सा है? दीप्त भीतरी क्षेत्र। अज्वलित कार्बन कणों की अवस्थित को निम्नलिखित गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखते हैं चौथा, अदीप्त क्षेत्र। ये मोम की वाष्प तथा कार्बन कणों के लिए दहन का क्षेत्र है। क्या है? कार्बन कणों के लिए और वाष्प के लिए पूर्ण दहन का क्षेत्र। यहाँ पे क्या है? पूरी तरह से जल जाती है। अदीप्त क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ज्वाला के किनारों से तीव्र दीप्त क्षेत्र से बिना जली मोम की वाष्प तथा कार्बन कणों के साथ मिल जाती है तथा पूर्ण जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जलवायु बनाती है। क्या बनाती है? पूर्ण जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसके साथ जलवायु बनती है। ये ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। ये भी कौन सा? सबसे ठंडा भाग तथा मुश्किल से ही दिखाई देता है। मतलब अदीप्त क्षेत्र में दिखाई बहुत कम देता है। अब तो आपको समझ में आ गया मोमबत्ती कौन कौन से क्षेत्र पड़े। सबसे पहले नीला क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, गहरा भीतरी क्षेत्र जो इससे ठंडा होता है दीप्त क्षेत्र से भी, और दीप्त क्षेत्र क्या है? नीले क्षेत्र से ठंडा होता है, मगर इसमें पीली ज्वाला होती है। अदीप्त क्षेत्र क्या है? इसी हमें दिखाई नहीं देता है और सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।